तकलीफ़ में इस वक्त पाकिस्तान का आम आदमी है। जी हाँ, मैं पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई है उस पर एक बार फिर ज़ोर डालना चाहूँगा। और माजी में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने 2018 के मुकाबले में 2020 में जो अहम अशिया के निर्ख हैं मैंने उसको उजागर किया है। आज मैंने रिसर्च ये की कि ज़्यादा माजी में नहीं जाते, 1 अक्टूबर 2020 से लेके 5 नवंबर 2020 यानी कि मौजूदा हुकूमत के 35 रोज़ में, पिछले 35 रोज़ में किस तरीके से महंगाई का एक मज़ीद तूफ़ान ने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के आम आदमी को जकड़ा हुआ है, जो शो करता है कि किस तरह ये हुकूमत शायद ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर तो मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो मौजूद है, बातें करने तक तो मौजूद है, लेकिन अमली एतबार से काम करने में नाकाम हो चुकी है। मैं छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों को आज आपके सामने पेश करना चाहूँगा और ये मैं फिर वाज़ेह करूँ, ये निर्ख माजी में नहीं जा रहा मैं अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 35 रोज़ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे और आज भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, मदीने की रियासत थी और आज भी मदीने की रियासत है, उसमें किस तरीके से महंगाई का एक तूफ़ान है। मुर्गी की बात करें तो पिछले 35 रोज़ में 29% मुर्गी के कीमतों में इजाफा हुआ है, 29%। यानी 1 अक्टूबर को मुर्गी 163 रुपये मिल रही थी, इस वक्त 211 रुपये किलो पर आ गई है। अंडे 1 अक्टूबर को 142 रुपये के दर्जन थे, इस वक्त 168 रुपये, 168 रुपीज़ के दर्जन है। 18% अंडे के रेट्स में इजाफा हुआ है। आलू की कीमतों में 8% इजाफा हुआ है, यानी कि 1 अक्टूबर को 68 रुपीज़ थे निर्ख आलू के, इस वक्त वो तकरीबन 74 रुपये हो चुके हैं, 8% इजाफा हुआ है। प्याज 67 रुपये किलो था 1 अक्टूबर को, इस वक्त 78 रुपये किलो हो चुका है, 18% प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर 1 अक्टूबर को 110 रुपये किलो था, आज 147 रुपये किलो है, 34%, 34% टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी जो कि 1 अक्टूबर को 96 रुपये किलो मिल रही थी, वो इस वक्त 101 रुपये किलो मिल रही है, यानी कि 5% चीनी के निर्ख में इजाफा हुआ है। लहसुन जो कि 229 रुपये किलो था, वो इस वक्त 237 रुपये किलो हो गया है, 3% उसमें इजाफा हुआ है। गरीब आदमी माचिस इस्तेमाल करता है, मुझे तो हैरत होती है, माचिस के निर्ख में पिछले 35 रोज़ में 5% इजाफा हुआ है। और आखिर में LPG जो कि एक आम आदमी अपने घर में इस्तेमाल करता है, LPG का सिलेंडर, उसका जो 11.5 किलो का सिलेंडर था उसकी कीमत 1 अक्टूबर को 1270 रुपये थी, अब वो बढ़ के 1425 रुपये हो चुकी है, यानी कि 12% इजाफा LPG सिलेंडर के निर्खों में हुआ है। इसमें कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, इसमें कोई PDM नहीं है, इसमें कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं है। इसमें मैंने आपको ज़्यादा माजी में नहीं लेके गया, मैंने 1 अक्टूबर को जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उसके रेट निकाले, और 35 रोज़ बाद 5 नवंबर 2020 को जब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म हैं उसके निर्ख निकाले, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये आम अशिया, आपके घर में प्याज इस्तेमाल होता है, टमाटर, आलू, अंडे, LPG, लहसुन, किस तरीके से उसकी कीमतों में, दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जो कि गरीब आवाम का इस्तेहसाल कर रहा है। आपने देखा कि महंगाई
ने जिस तरीके से आवाम को जकड़ा, इस इशू को अगर किसी ने उजागर किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिन्होंने अपनी प्रेस टॉक हो, अपनी अवामी राब्ता मुहिम हो, उसमें जगह जगह उन्होंने अवामी इश्यूज़ की बात की कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को कौन से ख़तरात लायक हैं, कौन सी मुश्किलात से पाकिस्तान की आवाम दरपेश है। और नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का परचम जा रहा है, जहाँ जहाँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, एक आम आदमी बिलावल साहब की बात से रिलेट करे, चूँकि वो आम आदमी समझता है कि हमारे इश्यूज़ की बात इमरान खान साहब अब नहीं कर रहे हैं, पीटीआई नहीं कर रही है, अगर बात कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन कर रहे हैं। और नतीजा आप ये देखें कि पिछले कई हफ्तों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, और जो रिस्पॉन्स एक आम आदमी बिलावल साहब को दे रहा है, मैं गुजरावाला कराची क्वेटा की बात नहीं कर रहा, मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स गिलगित बल्तिस्तान की आवाम दे रही है वो इस बात को शो करता है कि किस तरीके से आवाम की निगाह में मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा हुकूमत बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान में, दूसरी तरफ पूरी वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म भी उतरे हुए हैं, वफाकी वज़रा भी उतरे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे भी लगा रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पीटीडीसी के जो मोटेल्स हैं उनको बंद कर दिया, लोगों को बेरोज़गार कर दिया, लेकिन वो आज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स गिलगित की बल्तिस्तान की बाशऊर आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को दिया है, बिलावल साहब के एजेंडे को दिया है, नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर को तीर की जीत होगी। और वफाकी हुकूमत अपनी तमाम मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ गिलगित की आवाम ने फ़ैसला कर लिया है। और फ़ैसला इसलिए किया है कि आवाम जो है अब मसाइल का हल चाहती है, वो वादे नहीं सुनना चाहती, वो सुनना चाहती है कि आप कैसे हमारी परेशानियों में, हमारी तकलीफ़ की घड़ी में मदावा करेंगे। और अगर कोई वो कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फ़ख्र से कहती है कि हम फेडरेशन की पार्टी हैं। हम हमेशा प्राइड लेते हैं इस बात पे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। और ये रिस्पॉन्स जो जीबी में नज़र आ रहा है, ये इस बात को शो करता है कि तुम जितनी भी कोशिशें कर लो, साजिशें कर लो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिटाने की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिटाने की, उनकी खिदमात लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। और लोग कन्विंस्ड हैं कि अब अगर उनके लिए कोई मसाइल का हल तलाश करने के लिए आ सकता है तो वो उनके भुट्टो साहब के नवासे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। और मैं ज़ोर दूंगा इस बात पे कि आज भी जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की बात करें, पाकिस्तान की आवाम की बात करें, हम सूबा सिंध में हुकूमत में होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े के मुताबिक उसी तरीके से मेहनत कर रहा है कि पाकिस्तान के जो सूबों के हुकूक हैं वो मिल सकें। और इसलिए मैं समझता हूँ कल का जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास था वो बड़ा अहम था। आपको पता है आईन पाकिस्तान कहता है कि हर 90 रोज़
CCI का इजलास होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने तवातुर के साथ इजलास नहीं होता। लेकिन कल इजलास हुआ जिसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी खबर है सूबों के लिए। सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने CCI के सामने एक मुकदमा रखा विंडफॉल लेवी के हवाले से। विंडफॉल लेवी एक लेवी है जो कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाती है, जिसकी मद में अरबों रुपए का मुनाफा या अरबों रुपए की आमदनी वफाक को 2012 से मिल रही है। ओरिजिनल फैसले के मुताबिक इस शेयर में सूबों का और वफाक का 50-50 शेयर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शेयर कभी सूबों को मिल नहीं पाया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने CCI में ये मुद्दा रखा, ये इशू रखा कि ये जो विंडफॉल लेवी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, इसका 50% सूबों को मिलना चाहिए। और मुझे खुशी होती है कल हमारी दरख्वास्त पे CCI ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अब 50-50 ये पैसे सूबों को मिलेंगे। इसमें सिर्फ सूबा सिंध का फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हुआ है। और ये मुकदमा पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, हम वहाँ इक़्तिदार में नहीं हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी फेडरेशन की बात करती है, सूबों की बात करती है, आइन की सरबुलंदी की बात करती है, पीपल्स पार्टी ने, हमारे वज़ीर आला ने वो मुकदमा लड़ा, कामयाबी के साथ लड़ा। नतीजा ये हुआ कि सूबाई सिंध को भी आमदनी में इजाफ़ा होगा इस मद में, लेकिन असल इजाफ़ा, असल आमदनी, असल बेनिफिट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का होगा। और मैं समझता हूँ यही वो खिदमत है आवाम की जो कि हमेशा से फ़ख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारी सियासत का। इसी तरह वज़ीर आला सिंध ने ओगरा के अंदर सूबाई नुमाइंदगी के ऊपर ज़ोर दिया कल के इजलास में कि जिस तरह नेपरा के अंदर, इरसा के अंदर सूबों की नुमाइंदगी होती है, उस तरह ओगरा के अंदर भी सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि माजी में 19 लोग हैं जो कि ओगरा में नॉमिनेट हुए हैं, और उन 19 लोगों में सिर्फ 2 का ताल्लुक़ सूबा सिंध से था, सिर्फ 2 का। सिंध वो सूबा है जो कि 70% गैस प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 2 नुमाइंदे सूबा सिंध के माजी में, 3 खैबर पख्तूनख्वा के और 14 पंजाब के रहे। इसी तरह 50% तेल खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 3 नुमाइंदे रहे, और बलूचिस्तान का तो कोई नुमाइंदा ओगरा में रहा नहीं। तो वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया कल के इजलास में कि सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और ये फेयर बात है कि जो सूबा 70% गैस पाकिस्तान की प्रोड्यूस कर रहा है उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर हो, जो सूबा 50% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी नुमाइंदगी ओगरा के अंदर हो, और बलूचिस्तान की भी उस तरीके से नुमाइंदगी होनी चाहिए। सारे मुकदमे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला CCI में लड़ रहा था। इसी तरह सिंध के हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ जो पानी के हवाले से हमारी दरख्वास्त थी कि जो इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसके तहत सूबा सिंध को उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता। 2017 से ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग था, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, और उसने इस साल के इब्तिदा में अपनी रिपोर्ट CCI को जमा करा दी, जिसमें उसने तायीद किया, उस रिपोर्ट ने तायीद किया कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उसको उसका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कल के CCI के इजलास में
उस रिपोर्ट को इंडोर्स किया जाए, उसको अप्रूव किया जाए, ताकि जो हमारा कानूनी हक है, आइनी हक है, वो हमें मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल एक और नई कमेटी तश्कील दे दी गई ताकि उस रिपोर्ट को फर्दर चेक किया जा सके और वापस उसकी फाइंडिंग्स आ सके। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध ने, जो कि उस कमेटी का हिस्सा थे, वज़ीर आला सिंध ने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने सूबे के हुकूक़ की जंग लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल की सरबराही में जो कमेटी कायम हुई है उसका हिस्सा बनूँ। उन्होंने सिंध के मुकदमे को लड़ा, कामयाबी के साथ लड़ा, और आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जो बनाई वो सूबा सिंध के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक थी। मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद का प्रोसेस स्टार्ट हो ताकि हमें हमारे हिस्से का पानी मिल सके। ये वो तमाम इश्यूज़ थे जिसके ऊपर मैं आप तमाम दोस्तों के ऊपर बात करना चाह रहा था। मैं सर्कुलर डेट और एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी कुछ तफसीलात एक दो रोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, जो ये बताएगा, जो ये शो करेगा किस तरीके से मौजूदा हुकूमत अपने मनपसंद अफराद को फेवर देने के लिए अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बना रही है और आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है कराची से खैबर तक। अच्छा, मेरे ख्याल में एक मिनट, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल में मेरी बात को इंडोर्स यहाँ पर संजय साधवानी साहब करेंगे। कल हमारे वज़ीर जो हैं कराची में डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ सड़कों पर थे और समा टीवी की जो टीम थी, समा टीवी के जो नुमाइंदे थे, वो उनके साथ मुआयना भी कर रहे थे, जुर्माना भी किया गया और फ़ाइन्स इम्पोज किए गए। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, आप मुझे ये कहें कि मैं प्राइस को इन्फोर्स कराऊं, लेकिन बिजली के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, गैस के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, मट्टी के तेल के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, एलपीजी के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, चीनी को एक्सपोर्ट करने का आप फैसला कर रहे हो, गंदम को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला आप कर रहे हो, और फिर आप कहें कि सूबाई हुकूमत जाए और उनकी कीमतों को मेंटेन करे। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर अकेले डाल दी जाती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप डीज़ल के नर्ख बढ़ाएंगे तो अशिया के नरखों में ख़ुद ब खुद इजाफ़ा होगा। अगर आप मट्टी का तेल, गैस के नरखों में इजाफ़ा करेंगे तो ख़ुद ब खुद कीमतों में इजाफ़ा होगा। और मैं समझता हूँ पिछले 2.25 सालों में गैस की जितनी कीमतों में इजाफ़ा किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मट्टी के तेल की कीमत में जो इजाफ़ा किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से चीनी और आटे का बहरान, अद्वियात का बहरान इस हुकूमत ने क्रिएट किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं समझता हूँ ये समझने की ज़रूरत है आपको कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बनाती है। और आखिर में कहते हैं जी बोजदार साहब आप जाएँ कीमतों को इन्फोर्स करें, मुराद अली शाह साहब आप जाएँ कीमतों को इन्फोर्स करें। चलें आप हमें छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद में कीमतें कंट्रोल में, इस्लामाबाद तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म के अंडर काम कर रहे हैं। क्या वहाँ पर किसी बाज़ार में कीमतें कम हैं? टाइगर फोर्स क्या कर रही है? तो मैं समझता हूँ ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। ये वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम का बार बार इस्तेहसाल हो रहा है। जज़ायर का जो मामला है वो CCI का सब्जेक्ट नहीं है। अगर CCI में सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए तो फिर तो हम अपने कानूनी आइनी हक़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का उसूली मौक़िफ़ है, आइनी मौक़िफ़ है, इखलाकी मौक़िफ़ है, कानूनी मौक़िफ़ है कि जज़ायर सूबा सिंध की मिल्कियत है, सूबा सिंध की आवाम की मिल्कियत है और एक्सक्लूसिव मिल्कियत है।
वफाक का उससे कोई लेना देना नहीं है, CCI का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए CCI के सब्जेक्ट में नहीं आता, वहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। हमारी असेंबली इसके ऊपर करारदाद मूव कर चुकी है, हमारी काबीना इसके ऊपर करारदाद मूव कर चुकी है, और हमने अपने ख्यालात को, अपनी रिजर्वेशंस को, अपने जज्बात को फेडरल गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया है। और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो गैर कानूनी ऑर्डिनेंस है, 30 रोज़ रह गए इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत को ख़त्म होने में, वैसे भी इसको विड्रॉ ये लोग करेंगे। ये करके मैं आ रहा हूँ। ये बता दें कि कराची वाक़े से मुताल्लिक जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और ये आप चाहेंगे कि ये रिपोर्ट पब्लिक हो, और इसमें ख़ास तौर पर जो होटल में जो वाक़या पेश आया उसका जिक्र नहीं है, IG को अगवा करने के अल्फाज इसमें शामिल नहीं है, तो क्या आप इस रिपोर्ट से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं और इसको पब्लिक कराने का मुतालबा करते हैं? और दूसरी बात, जो वज़रा की कमेटी बनाई गई है, क्या उस वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट कब तक सामने लाई जाएगी, और उसमें क्या वो होटल में जो छापा पड़ा था और जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, क्या उसमें वो नुक्ता शामिल होगा या नहीं? देखिए, सिंध हुकूमत की जो वज़रा की कमेटी थी, वो 22 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था, और 30 रोज़ का टाइम दिया गया था वज़रा को उस कमेटी की रिपोर्ट को फाइनलाइज, 22 अक्टूबर को, 21 नवंबर को वो टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह 21 नवंबर से पहले वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जो आपने सवाल चादर और चार दीवारी के हवाले से किया है, वो उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर शामिल है, और इस हवाले से भी आप देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर उसकी जो मंदरजात हैं उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को शेयर किया जाएगा। जहाँ तक जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो कानून के मुताबिक बनती हैं, जो उनके उसूल हैं उनके मुताबिक बनती हैं। अगर कावानीन के एतबार से उस रिपोर्ट को शेयर होना चाहिए तो शेयर होना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है वो जब सिंध हुकूमत के सामने पेश कर दी जाएगी, तो चूँकि वज़रा ने पहले फ़ैसला ये किया था कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, इसकी तफसीलात मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी, इसलिए उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर अभी तक नहीं की गई हैं। जब ये इंशाल्लाह रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाती है और हुकूमत के साथ शेयर हो जाती है, हुकूमत फ़ैसला करेगी क्या यह रिपोर्ट शेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप CCI के इजलास की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप रिलीज की बात को मनाने में कामयाब हो गए, लेकिन वहाँ पर ओबराल के हवाले से आप नाकाम हुए कि उसने मफाद में आपकी बात नहीं मानी, और इसी के साथ आप जो पानी का मसला है वो भी जो है वो डिले कर दिया गया, आपकी रिपोर्ट को की जो कमेटी बनाई थी उस रिपोर्ट को भी नहीं माना गया, उस पर और कमेटी बनाई गई। तो ये कौन सी कामयाबी आप समझ रहे हैं कि आपके मफाद में कौन सी बात है? सर, CCI से मुताबिक मेरा भी सवाल है कि CCI का इजलास एक तो होता नहीं है, मुश्किल से हुआ है, उसमें मरदमशुमारी के मामले के ऊपर भी कोई बात हुई कि जो सिर्फ के तफसीलात है उससे सिर्फ कोई बात? ये दोनों बड़े आपने इंपॉर्टेंट सवाल किए। CCI में वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध ने तो सिंध की आवाम का मुकदमा रखा और विंडफॉल लेवी पे वो मुकदमा जीता, जो कि मुकदमा सिर्फ सिंध का नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा का भी था। लेकिन CCI में सूबाए सिंध के दारुल खिलाफा कराची से इलेक्ट हुए इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, और सूबाए सिंध के ज़िले बदीन से इलेक्ट हुई फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी मौजूद हैं। सवाल पूछना चाहिए क्या इमरान खान साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा? सवाल पूछना चाहिए क्या फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने सिंध का मुकदमा लड़ा? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये कामयाबी हुई और इस तरीके से मुकदमा लड़ा गया। सवाल ये है कि बाकी लोग जो PTI के हैं या GDA के हैं, क्या उन्होंने सिंध के हुकूक की जंग? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की तूफ़ान से आवाम को बेहाल कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।